हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे ईसोफेजियल अट्रेजिया एंड टीओ फिस्टुला। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको और भी अन्य वीडियोस देखने को मिल सके। तो टीओ फिस्टुला और ईसोफेजियल अट्रेजिया क्या हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। टीओ फिस्टुला और ईसोफेजियल अट्रेजिया ये बर्थ डिफेक्ट्स या कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती हैं। पहले हम देखते हैं ईसोफेजियल अट्रेजिया क्या है। ईसोफेजियल अट्रेजिया एक दुर्लभ जन्म दोष है जो एक बच्चे की अन्न प्रणाली मतलब जहाँ से भोजन अंदर जाता है, वो एक ट्यूब सिस्टम जिसमें सबसे पहले ईसोफेगस आती है, वहाँ से उसको प्रभावित करता है। अन्न प्रणाली का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से से जुड़ नहीं पाता है या स्टमक से जुड़ नहीं पाता है और यह आमतौर पर एक पाउच या थैली में समाप्त हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भोजन पेट तक नहीं पहुंच पाता। इसे आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये इसोफेगस है, ये ब्लाइंड पाउच बन गया और ये यहाँ पर भी ब्लाइंड पाउच बन गया, तो जो फूड है वो नीचे स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। ये जो सिस्टम है ये अट्रेजिया कहलाता है। तो ये जो अट्रेजिया है वो कभी कभी टीओ फिस्टुला के साथ भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है और उसके साथ भी हो सकता है। टीओ फिस्टुला मतलब ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है कम्युनिकेशन या एक ट्यूब बन जाना दोनों के बीच। तो ये क्या होता है कि ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन गया या फिस्टुला बन गया। तो यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि जो एयर है वो इधर स्टमक में जा सकती है और फूड जो है वो इधर लंग्स में जा सकता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। उसके बाद आता है कि ट्रेकिया ईसोफेजियल जो फिस्टुला है उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, कितने टाइप के ये हो सकते हैं। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ईसोफेगस ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है। अलग अलग तरीकों से वो जुड़ा हुआ हो सकता है और इसी के आधार पर ये टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक होते हैं। ये सारे टाइप्स क्या हैं इनको भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले है टाइप 1। टाइप 1 में जो ईसोफेगस का ऊपरी भाग है वहाँ पर एक ब्लाइंड पाउच होता है और निचले खंड में भी ब्लाइंड पाउच होता है। दोनों के बीच में, ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में कोई भी फिस्टुला नहीं होता। जैसे ये है, ये टाइप 1 है, इसमें यहाँ भी ये क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है और ट्रेकिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक टाइप 1 होगा ईसोफेजियल अट्रेजिया का। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 में जो अन्न प्रणाली है उसके निचले खंड में एक ब्लाइंड पाउच होगा और जो ईसोफेगस का ऊपरी भाग है वो श्वास नली से जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपर पार्ट है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है और निचले पार्ट में ब्लाइंड पाउच है। ये टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में ईसोफेगस के ऊपरी भाग में अपर पार्ट में एक पाउच होता है और निचले पार्ट जो है वो जुड़ा होता है ट्रेकिया से। जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, या लोअर जो ईसोफेगस है वो कनेक्टेड है और ऊपर वाला एक ब्लाइंड पाउच बना हुआ है। टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 में दो फिस्टुला होते हैं ईसोफेगस और श्वास नली के बीच में। अपर पार्ट भी जुड़ा होता है ट्रेकिया से और निचला पार्ट भी ट्रेकिया से जुड़ा होता है। ये टाइप 4 है। अब आता है टाइप 5। टाइप 5 में कोई भी अट्रेजिया नहीं होता है, कंप्लीट ईसोफेगस होती है, कंप्लीट ट्रेकिया होती है, बट बीच में उनमें एक कम्युनिकेशन बन जाता है। इसे हम टाइप 5 कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइप 5 अट्रेजिया। अब हम आएंगे कि इनके कारण क्या लक्षण पैदा हो सकते हैं, कैसे पता लगेगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को, तो उसे कहेंगे हम संकेत और लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कि कौन सा टाइप है। उस टाइप पे डिपेंड करते हुए साइन सिम्टम ये हो सकते हैं कि बच्चे के मुंह में सफ़ेद बुलबुले से बहुत ज़्यादा निकल रहे हो, ज़्यादा गैस निकल रही हो नॉर्मल से ज़्यादा, या खाता कुछ खिलाते समय खांसी आ जाए बहुत ज़्यादा, या वोमिटिंग, जी मचलाना, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है,
और त्वचा का रंग नीला पड़ सकता है, खासकर जब बच्चा दूध पी रहा हो, मतलब साइनोसिस, बच्चा साइनोज्ड हो जाएगा, सांस लेने में उसको डिफिकल्टी आएगी, पेट में गड़बड़ी हो, पेट में गड़बड़ी कैसे होगी, यानी पेट फूलने लगेगा उसका, क्योंकि वहाँ हवा चली जाएगी, और अत्यधिक लार बच्चे के मुंह से निकले। इनको देखते हुए आपको पता लग सकता है कि बच्चे को टीओ फिस्टुला हो सकता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अब इसका पता कंफर्म करने के लिए इसकी जो नैदानिक या जांच या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको लक्षण देखने से ही पता लग जाएगा, तो फिर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि कैसे कैसे इसको प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर केसेस में तो जस्ट आफ्टर बर्थ ही उसका पता लग जाता है, क्योंकि बच्चा साइनोज्ड होने लगता है या ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल में ही पता लग जाएगा अगर हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है तो। उसके बाद हम उसके जो भी लक्षण हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर ये वाले लक्षण जो अभी हमने पढ़े वो प्रेजेंट हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिर भी क्लियर करने के लिए हम दो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक तो कैथेटर डालेंगे। अगर हम स्टमक में कैथेटर डाल रहे हैं, वो स्टमक में चला गया है और स्टमक गैस्ट्रिक कंटेंट्स आ गए हैं, तो इसका मतलब कि नहीं है टीओ फिस्टुला, बट कुछ प्रॉब्लम है, रास्ते में अटक गया है, तो उसको अट्रेजिया या टीओ फिस्टुला हो सकता है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन की एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे किस प्रकार करवाएंगे कि हम कैथेटर डालते हुए जो रेडियो ओपेक हो, मतलब जो एक्सरे में दिखे, उसके बाद हम एक्सरे लेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ पर जाकर वो कैथेटर अटक रहा है। इसके अलावा यूएसजी भी करवा सकते हैं। इस इन्वेस्ट कंफर्म हो जाने के बाद फिर आता है कि इसका उपचार क्या होगा, इलाज क्या होगा। तो इसका इलाज तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। एक ईसोफेगल अट्रेजिया और टीओ फिस्टुला को ठीक करने के लिए ऑपरेशन सामान्यतया जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, यानी जैसे ही पता लगे ऑपरेशन करते हैं। सर्जिकल हस्तक्षेप या सर्जिकल ऑपरेशन में टीओ फिस्टुला के प्रकार पर निर्भर करता है। इसमें अन्न प्रणाली के दोनों सिरों के बीच में एनास्टोमोसिस, मतलब दोनों सिरों को पास लाके उनको स्टिच करना, और जो फिस्टुला या जो छेद बना हुआ है उसको क्लोज करना, ये शामिल होता है। इसके अलावा ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ समय तक बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा, इनक्यूबेटर में रखना पड़ सकता है, और उन्हें जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की इन्फेक्शन को रोकने के लिए। सांस में मदद लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, मीन्स वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन करते समय कुछ गैसेज वगैरह भर सकती हैं, तो उसके ट्यूब्स लग सकती हैं। ऑक्सीजन, उनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, और पेन किलर देनी पड़ सकती है। इसके बाद आता है कि नर्सिंग देखभाल क्या होगी ऐसे बच्चों की। तो नर्सिंग देखभाल ऑपरेशन से पहले भी करनी है, ऑपरेशन के बाद भी करनी है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हम शामिल करेंगे। इसमें यह है कि सबसे पहले की जो नर्सिंग देखभाल है वो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही एक नवजात शिशु को अत्यधिक लार आ रही हो, तो टीओ फिस्टुला हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, संदेह करना चाहिए कि टीओ फिस्टुला उसको हो सकता है, और तुरंत एक बच्चों के डॉक्टर को जो है उनको सूचित करें, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन आगे कर सकें। इसके अलावा शरीर का तापमान और ऑक्सीजनेशन बनाए रखने के लिए बच्चे का इंक्यूबेटर में रख सकता है, तो इंक्यूबेटर में केयर करनी है। शिशु की देखभाल करते समय हेड एंड जो है वो ऊपर रखा जाना चाहिए। इसके बाद आता है कि जो इसोफेगस या जो अन्न प्रणाली है, उसमें जो सिक्रीशंस है उनका लगातार सक्शनिंग किया जाए और उसकी जल निकासी की जाए। वायु मार्ग को क्लियर रखा जाए और ऑक्सीजन कंटिन्यूस उसको दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, और जो भी उनके महत्वपूर्ण संकेत हैं, महत्वपूर्ण संकेत मतलब वाइटल साइंस, उनको कंटिन्यू ऑब्जर्व किया जाए, चेक किया जाए, और उसका रिकॉर्ड रखा जाए। इसके अलावा पेट की सूजन, मतलब जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसको भी आप चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जो पीडियाट्रिशियन है उसको सूचित करेंगे यदि वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है कि जो पेट जो स्त्राव है, पेट फूल रहा है, तो उसको हटाने के लिए हमें गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब पहले डाल सकते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी केयर भी हमें देनी पड़ सकती है। पोस्ट ऑपरेटिवली नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वहाँ होगी और ड्रेनेज ट्यूब होगी, तो उन सब की केयर करनी है। बच्चा एक्सीडेंटली उसको निकाल ना दे, इसलिए हमें उसको जो रिस्ट्रेंट्स लगानी पड़ सकती है, बच्चे के यहाँ पर स्प्लिंट लगा सकते हैं, एल्बो पर स्पेशली, ताकि वो उसको खींच ना दे, या अपने जो स्टिचेज हैं उनको खींचे नहीं।
उसके बाद आता है कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, बच्चा ठीक हो रहा है, तो उसके बाद टेस्ट फीड देते हैं, यानी जो भोजन खिला के देखते हैं कि वो सहन कर रहा है या नहीं। यदि आप टेस्ट फीड प्रॉपर ले लेता है तो उसकी प्रॉपर फीडिंग शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मुंह से भी उसको शुरू कर दे सकते हैं। मुंह से तरल मात्रा देंगे, बाद में धीरे धीरे उसको सेमी सॉलिड तरल मात्रा लिक्विड की देंगे, जैसे वाटर, और उसके बाद दूध शुरू कर सकते हैं, माँ का दूध निकाल के, और जो फॉर्मूला बना के वो भी हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य नर्सिंग, जो जनरल नर्सिंग केयर है हॉस्पिटल की, वो हम करेंगे। वो तो सारे पॉइंट आपको लिखने ही हैं, और वो सारे पॉइंट्स क्या हैं वो हमने पहले एक लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है कि एक जनरल अस्पताल में भर्ती बच्चे की क्या क्या नर्सिंग देखभाल करनी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें, ताकि आप वो लेक्चर अच्छी तरह समझ सकें, देख सकें। धन्यवाद। आप अपने नोट्स बनाने के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें। ब्लॉग है mynursingstudents.blogspot.com, और ट्विटर हैंडल पर भी विजिट कर सकते हैं @student_support।